Hello students, welcome back to the amazing platform of NCERT वाला and this is Yashika ma'am and today we gonna start with the lecture number 10 और क्या पढ़ने वाले हैं हम? We gonna discuss mutation क्या होता है. अच्छा, जैसा हमेशा हम करते हैं, क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, है ना. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? We talked about sex linked inheritance. क्या मतलब था? सेक्स लिंकेज के बारे में बताया था. लिंकेज टर्म किसने दिया था बेटा? मॉर्गन जी ने दिया था. उन्होंने कहा था अगर कोई जीन सेक्स क्रोमोसोम पर बेस्ड है, ठीक है, तो ऐसे जीन्स को सेक्स लिंक जीन्स कहते हैं और ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं. अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम पर है तो वो कहलाता है एक्स लिंक्ड जीन, ठीक है, और ऐसे इनहेरिटेंस को एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं. अगर कोई जीन वाई क्रोमोसोम पर है तो ऐसे जीन को वाई लिंक्ड जीन कहते हैं और ऐसे इनहेरिटेंस को वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है. लेकिन हमारे सिलेबस में बेटा सिर्फ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ही है, इसीलिए आपको सिर्फ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल पढ़ाया गया था, जो कि था कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. कलर ब्लाइंडनेस में कोई अंधा नहीं होता, इट इज जस्ट यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सर्टेन कलर्स, स्पेशली द रेड एंड द ग्रीन वंस, है ना. तो ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, बिल्कुल चला सकते हो, मस्त तरीके से चला सकते हो. बस देख लेना कि बत्तियां किस सीक्वेंस में लगी हुई हैं, ठीक है, वो ब्लिंक करेंगी, यू विल गेट एन आइडिया कि ग्रीन जल रही है या रेड जल रही है, ठीक है. हेमोफीलिया बताया था, जो हमारी हमारी नहीं मतलब ऑब्वियसली इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन जो बिकॉज वो रॉयल फैमिली है ना, इसलिए हेमोफीलिया आपको क्या बताया था, वो एक रॉयल डिजीज है. हर फैक्टर, आप बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं बेटा, जिस प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर में प्रॉब्लम आएगा उस प्रकार का हेमोफीलिया का टाइप बन जाता है. हेमोफीलिया अगर किसी बंदे को है तो एक छोटा सा कट भी उसकी जान ले सकता है ना, बिकॉज खून बहता ही रहेगा, कभी क्लॉट नहीं करेगा, और एक्सेसिव लॉस की वजह से कहानी खत्म, ठीक है. तो यस, और बेटा इस पर हमने खूब सारे क्वेश्चंस भी किए थे, और आज इस लेक्चर के साथ यू विल गेट सम मोर सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है. ओके, कुछ ऑब्जेक्टिव भी मिल सकते हैं तो वो भी ट्राई करना है. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. रिवाइज कर लिया हमने, अब हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में. अच्छा, म्यूटेशन बेटा आप लोग के लिए नया नहीं होगा, बिकॉज आप कोविड अच्छे तरीके से देखे हुए, लॉकडाउन में प्रॉपरली घर के अंदर बंद थे, तो एक ही रीजन था जिसकी वजह से आप बंद थे, वो था कोविड, ठीक है. द वायरस, द कोरोना वायरस, जिसने तबाही मचा दी थी, और 2 साल के लिए, मतलब 2 साल का टेन्योर जो था बेटा पूरा, उसमें हम लॉकडाउन में ही बिताया है, 21 वाला दर्दनाक, ठीक है. तो अभी हम देख रहे थे कि कोविड-19 आया, फिर हम बात करने लगे डेल्टा स्ट्रेन आ गया, कोई बोलता था बीटा आ गया पता नहीं किस कंट्री में, कोई अल्फा बोलने लगता था, फिर ओमिक्रॉन आ गया था. तो आपने देखा और अभी भी गया नहीं है ये. तो ये इतने सारे स्ट्रेन्स जो कोविड-19 के आ रहे थे, ये क्यों आ रहे थे बेटा? कोविड-19 के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा? वो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए. कौन सा? आरएनए. और बेटा कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे आरएनए हो, डीएनए हो, दे हैव टेंडेंसी टू म्यूटेट, दे हैव टेंडेंसी टू म्यूटेट, ठीक है. और म्यूटेट करने की वजह से वो अपना रूप बदल सकते हैं, अपना जीनोटाइप बदल लेते हैं, अपना फिनोटाइप बदल लेते हैं, ठीक है. दैट इज वाई आपको कोविड-19 के इतने डिफरेंट स्ट्रेन्स आ रहे थे. स्ट्रेन्स डिफरेंट हो रहे थे, याद है आपको, सिम्टम्स भी बदल जा रहा था, है ना. तो जेनेटिक मटेरियल की टेंडेंसी होती है बेटा, चेंज हो सकता है, उसी चेंज को हम क्या कहते हैं बेटा? म्यूटेशन. आरएनए के साथ ये प्रॉब्लम है दैट इट म्यूटेट्स एट वेरी फास्ट रेट, म्यूटेट्स एट वेरी फास्ट रेट. तभी आप देखो बार बार कुछ महीनों के बाद आपको सुनने में आ रहा था कि कोविड-19 का ये वाला स्ट्रेन इस देश में पाया गया, कोविड-19 का ये वाला स्ट्रेन उस देश में पाया गया. अब उसको बचाने के लिए फिर से फ्लाइट बंद कर दी जाती थी हमारे इंडिया में, है ना. तो ये होता रहता था. वाई? बिकॉज कोविड के पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए बहुत तेजी से म्यूटेट या चेंज हो सकता है. तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तुम्हारे पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है. अब क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बेटा, वो भी म्यूटेट कर सकता है, बट डिफरेंस ये होता है कि डीएनए का जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेट एट स्लोअर रेट. इसीलिए जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें इसी रीजन की वजह से, ठीक है, डीएनए को अच्छा जेनेटिक मटेरियल, प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल घोषित किया गया है, ठीक है. ये तो हो गई थोड़ी सी आपको
कहानी बताएगी म्यूटेशन का, जो आप समझ पा रहे होगे। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक सडन, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल, इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस सडन चेंज होने की वजह से बेटा फर्क आएगा। इट शोज चेंज इन phenotype as well as genotype of organism। ठीक है, अब देखो बेटा म्यूटेशन के भी बड़े सारे टाइप होते हैं। कभी कभार म्यूटेशन साइलेंट होता है, ऐसे म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। तो अब उस टाइम पर हो सकता है तुम्हें ज्यादा कोई असर दिखे ही ना, मतलब चेंज हुआ है, म्यूटेशन हुई है, बट जीनोटाइप फिनोटाइप में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, वो एक अलग टाइप ऑफ म्यूटेशन होता है। बट जनरली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको लिखना, यू विल गेट योर मार्क्स। ठीक है, अच्छा हम बोलते हैं बेटा कि वेरिएशन जो दिखाई देती है, ठीक है, हम पेरेंट्स से क्या बिल्कुल आइडेंटिकल है? नो, वी से दैट वी आर सिमिलर। तो सिमिलर है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, हम कुछ डिग्री से अपने पेरेंट्स से अलग हैं। एंड दैट डिग्री, द डिग्री ऑफ डिफरेंस, जो हम डिफर करते हैं अपने पेरेंट्स से, उसको वेरिएशन कहते हैं। सबसे पहले लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स में पढ़ाया था। तो दो चीजें हैं बेटा जो वेरिएशन ला सकती हैं। एक होता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जो वेरिएशन देता है, प्लस म्यूटेशन। ये दो चीजें वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं बेटा। ठीक है, प्रोड्यूसेस वेरिएशन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। बेटा म्यूटेशन एनसीईआरटी में सिर्फ आई गेस 9 से 10 लाइन दी होगी, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आगे चलोगे तो कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजें हैं जो म्यूटेशन से रिलेटेड है, एनसीईआरटी में ही दी हुई हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी एक ही साथ, बट बहुत ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल। ठीक है, आ जाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। जितना हमारे काम का है बेटा, जहां जहां एनसीईआरटी में हम यूज कर सकते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। हाउ मेनी? 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स है बेटा? एक होता है जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। एक होता है बेटा क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन, और एक होता है बेटा जीन म्यूटेशन। देखो जीनोमैटिक थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा बहुत, जीन म्यूटेशन थोड़ा बहुत दिया हुआ है इस चैप्टर में, और अगले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, बट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। जीनोमैटिक म्यूटेशन भले इस नाम से ना दिया हो, बट इसके टाइप्स मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो हम वो भी देख लेंगे थोड़ा सा। क्रोमोसोमल एबरेशन इट इज नॉट इन दी एनसीईआरटी, तो हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों पढ़े फिर? ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे जितना हम कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स के लिए हमारे लिए यूजफुल होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये देख लो, आ जाओ। जीनोमैटिक म्यूटेशन को बेटा हम न्यूमेरिकल म्यूटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको हम न्यूमेरिकल म्यूटेशन भी कहते हैं। वाई? देखो म्यूटेशन क्या है बेटा? चेंज है, ठीक है। किसमें चेंज है? जेनेटिक मटेरियल में चेंज है। तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन क्यों कहा गया है इसको? बिकॉज यहां पर जो चेंज होता है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे बेटा अगर हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर कितने होने चाहिए? 23 पेयर्स, या आप कह सकते हो 46 हो। अगर 46 क्रोमोसोम है तो ठीक है, हम बिल्कुल बढ़िया तरीके वाले ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। बट अगर किसी के पास 45 है या अगर किसी के पास 47 है, तो क्या ये सही है? नहीं। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? नंबर में चेंज हो रहा है। होना चाहिए 46, बट किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमंस में हो सकता है 45 हो या 47 हो। तो ये जो चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्यों होता है किसी इंसान में?
क्योंकि उस इंसान में क्या हो रखा है बेटा, एक म्यूटेशन, जिस म्यूटेशन को हम न्यूमेरिकल या जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ाऊंगी क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोर्स में हमारे। क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है? चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, नंबर में प्रॉब्लम हो तो जीनोमैटिक या न्यूमेरिकल कहलाता है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो तो क्रोमोसोमल एबरेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा कि क्रोमोसोम क्या होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक पतला धागा जैसा स्ट्रक्चर है, बना दिया। ठीक है, इस धागे के 2 आर्म होते हैं, हाथ। ठीक है, एक हाथ ये जो छोटा है इसको हम पी आर्म बोलते हैं, एक बड़ा आर्म होता है जिसको हम क्यू आर्म बोलते हैं। अब आपको पता है बेटा, शुरुआत लेक्चर्स में पढ़ाया था जेनेटिक्स वाले में कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पर। ठीक है, क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जीन 1 है, यहाँ पर जीन 2 है, यहाँ पर जीन 3 है, यहाँ पर जीन 4 है, यहाँ पर जीन 5 है, यहाँ पर जीन 6 है। अगर कोई जीन का सेगमेंट डिलीट हो गया या हो सकता है कोई जीन का सेगमेंट ऐड हो गया, उससे बेटा आपके स्ट्रक्चर में तो फर्क आ गया ना। मान लो यहाँ पर क्रोमोसोम 1 डिलीट हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। तो अगर डिलीशन हो, ठीक है, डिलीशन लॉस, या आप कह सकते हो एडिशन हो, एडिशन मतलब गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल एबरेशन। और बेटा ज्यादातर जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, कैन गिव राइज टू कैंसरस सेल्स। ज्यादातर कैंसर सेल्स जो बनती है वो इस प्रकार के म्यूटेशन से बन सकती है। ठीक है, ब्लड कैंसर्स भी होते हैं, ठीक है, वो इसकी वजह से हो सकते हैं। तो एक तो ये हमने पढ़ लिया। फिर एक होता है जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन क्या है, देखो जीन क्या है बेटा, जीन हमने शुरुआती लेक्चर में पढ़ा था। केमिकली ये क्या है बेटा, केमिकली इट इज डीएनए, केमिकली इट इज डीएनए। अब डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए किसका बना होता है बेटा, डीएनए की सब यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड क्लास 11th में पढ़ा होगा, 3 चीज मिल करके बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें, न्यूक्लियोटाइड में आता है नाइट्रोजन, न्यूक्लियोटाइड में आता है फॉस्फोरस फॉस्फेट, और आते हैं नाइट्रोजन बेसिस। क्या आते हैं बेटा, नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस, अच्छा नाइट्रोजन बेसिस इधर ही लिख दिया ना, शुगर, एक सेकेंड, नाइट्रोजन तो लिख ही दिया है बेटा, यहाँ पर शुगर रखोगे। ठीक है, शुगर, शुगर मतलब पेंटोज शुगर। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल जोलॉजी में है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, जीन म्यूटेशन में क्या होता है, जीन किसका बना होता है बेटा, डीएनए। डीएनए किसका बना होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स की जब चेन बन जाती हैं तो हम बोलते हैं डीएनए है वो। ठीक है, अगर जिसको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल्स, वैसे रिवाइज कर लेना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल जोलॉजी वाले बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, बॉटनी वाले उतना ही पढ़ाएंगे जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का, शुगर का। कौन सी शुगर की, हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात कर रहे हैं। अब जो नाइट्रोजन बेसिस है बेटा वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन जिसमें आते हैं एडेनिन और गुआनिन, और एक होता है बेटा पिरिमिडिन। क्या होता है, पिरिमिडिन, जिसमें क्या आते हैं बेटा, सी और टी। क्योंकि यूरासिल क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो अगर नाइट्रोजन बेसिस में चेंज हो जाए, आना था ए लग जाए जी, या शुगर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन बेस में ही प्रॉब्लम होती है, तो नाइट्रोजन बेस में अगर प्रॉब्लम होगी तो न्यूक्लियोटाइड बदल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बदलने की वजह से ये बदल जाएगा, और अगर ये बदल गया तो ये बदल जाएगा। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, जीन म्यूटेशन।
तो अभी हमने थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा है तीनों टाइप्स ऑफ म्यूटेशन का। मैं इसको और इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगी बिकॉज इट इज इन आवर सिलेबस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन की। तो व्हाट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन बेटा? जीनोमैटिक म्यूटेशन को हम फिर से दो भाग में लेकर के चलते हैं। एक होता है बेटा एनीप्लॉइडी। क्या होता है? एनीप्लॉइडी। ये पता है कहां पर दिया हुआ है बेटा? एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक पर चले जाओ, वहां दिया हुआ है। ठीक है, और एक होता है बेटा यूप्लॉइडी। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी वहां पर। तो व्हाट इज यूप्लॉइडी एंड व्हाट इज एनीप्लॉइडी? एनीप्लॉइडी क्या होता है बेटा? एनीप्लॉइडी हम तब बोलते हैं व्हेन देयर इज गेन और लॉस ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम। वन और फ्यू क्रोमोसोम, अगर एक दो क्रोमोसोम बढ़ जाएं या एक दो क्रोमोसोम घट जाए, एक दो की ही बात कर रहे हैं, तो हम उस बढ़ने या घटने को, उससे तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ गया ना, इस प्रकार के चेंज को, इस प्रकार के म्यूटेशन को बेटा हम एनीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, यूप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है? देयर इज गेन और लॉस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास ऑटोसोम्स के कितने सेट्स हैं? ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे ऑटोसोम्स डिप्लॉयड है। ठीक है, बट इस ऑटोसोम के पास कितने? 22 सेट्स। ठीक है, 22 सेट्स का मतलब क्या हो गया बेटा? 44 क्रोमोसोम। अगर पूरा का पूरा एक सेट ऐड किया जा रहा है तो एक सेट में कितने हैं बेटा? इसमें 22 क्रोमोसोम और इसमें भी 22 क्रोमोसोम। तो आप सोचो एक सेट ऐड करने का मतलब है कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना? तो अगर इस प्रकार से चेंज लाते हैं हम क्रोमोसोम के नंबर में तो उसको यूप्लॉइडी कहते हैं। इक्का दुक्का क्रोमोसोम के नंबर में फर्क पड़ता है तो उसको एनीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ इतना ही लिख के एनसीईआरटी छोड़ देती है, तो हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूप्लॉइडी में अगर देखो हम कह रहे यूप्लॉइडी से सेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर गेन होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? पॉलीप्लॉइडी। पॉली मीन्स मेनी, बहुत ज्यादा डीएनए कंटेंट बढ़ जाएगा। So this is gain of sets of chromosome। ठीक है, और अगर बेटा लॉस होता है, ठीक है, लॉस होता है, अगर 22 क्रोमोसोम्स हट गए तो ये तो हैप्लॉइड कंडीशन में आ गए ना। ठीक है, 44 होना चाहिए था। अगर तुम एक ऑटोसोम का सेट माइनस करोगे बेटा तो एक ऑटोसोम के पास कितना होता है? 22। एक सेट माइनस करने की वजह से सिर्फ 22 रह जाएंगे, जो कि इसका आधा है। ठीक है, पहले डिप्लॉयड था, अब क्या हो गया? हैप्लॉइड। तो लॉस अगर होता है बेटा तो उसको क्या कहा जाता है? हैप्लॉइडी। क्या कहा जाता है? हैप्लॉइडी। तो हैप्लॉइडी क्या बोलोगे? लॉस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। लॉस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हो बेटा हुआ क्या। ठीक है, यूप्लॉइडी में गेन हो सकता है, लॉस होता है कंप्लीट सेट का। अगर गेन होता है तो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। पॉली का मतलब मेनी, तो डीएनए कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मली डिप्लॉयड होना चाहिए, तुम और एक सेट को ऐड करोगे तो ज्यादा हो गया ना, यहाँ पर घट जाता है, हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। ओके, नेक्स्ट एनीप्लॉइडी में आते हैं। एनीप्लॉइडी 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? एक होता है बेटा हाइपरप्लॉइडी। क्या होता है? हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मतलब क्या होता है बेटा? हाइपर मतलब ज्यादा। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ होगा? गेन ऑफ 1 या फ्यू क्रोमोसोम। हाइपर का मतलब ज्यादा। जो दूसरा टाइप होता है बेटा वो होता है हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी, हाइपो का मतलब क्या होता है बेटा? कम। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा? लॉस ऑफ 1 या फ्यू क्रोमोसोम। जैसे हाइपर टेंशन हो जाती है ना आपको जब एग्जाम आने वाला होता है। ठीक है, हाइपर मीन ज्यादा, कहते हैं ना हाइपर मत हो। ठीक है, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं
कि हाइपरप्लॉइडी क्या होती है बेटा, हर चीज समझाने के पीछे ना मतलब छुपा है। मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ बिकॉज समझाना जरूरी है, बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत डिटेल में नहीं दिया होता, बिकॉज एनसीईआरटी तो आधी बातें अपने पेट में रखती है ना, उनको लगता है आधी बातें तुम समझ जाओगे, इसलिए समझाना जरूरी है। ठीक है, तो हाइपरप्लॉइडी क्या होता है बेटा, मान लो मैं आपको एक कंडीशन लूँ, कंडीशन एक सेल की लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, ये सेल है 2n इज इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स 6 क्रोमोसोम तो हैं, बट वो कैसे हैं, डिप्लॉयड फॉर्म में। दैट मीन्स ये 6 क्रोमोसोम अकेले नहीं है, जोड़े में मौजूद है। दैट इज यहाँ पर है इस सेल के अंदर 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, क्या है 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो बना लो 3 पेयर, ये पहला पेयर क्रोमोसोम 1, ये दूसरा पेयर क्रोमोसोम 2, ये तीसरा पेयर क्रोमोसोम 3। ये नॉर्मल एक सेल है जिसमें 6 क्रोमोसोम है, सेट्स में मौजूद है, ठीक है, पेयर में मौजूद है, तो दैट इज व्हाई वी से 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा, मान लो तुम एक कंडीशन एज्यूम करो, नाउ देयर विल बी हाइपर है ना, हाइपर मतलब ऐड है, ऐड मीन्स गेन है, तो गेन करवा दो प्लस, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एडिशन ऑफ 1 more कॉपी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम, एक सेकेंड क्रोमोसोम और ऐड कर देंगे, तो क्या इसका रूप ऐसा ही रहेगा बेटा या बदल जाएगा, और लेट्स सी कैसा हो जाएगा इसका रूप। ये देखो अब क्या होगा, क्रोमोसोम 1 तो वैसा ही होगा क्योंकि क्रोमोसोम के 1 के रिस्पेक्ट में तो कोई चेंज कराया नहीं। क्रोमोसोम 2 पहले 2 था, अब तुमने एक और ऐड करा दिया, तो देखो क्या हो गया, ये एक और आ गया इनका जोड़ीदार। अब यहां पर तीसरा, देखो तीसरे में कोई चेंज नहीं आया, पहले में कोई चेंज नहीं आया, बट सेकेंड क्रोमोसोम अपने जोड़े में ना होकर के तिगड़ी में है, तिगड़ी है 3, तो आप लिख सकते हो यहां पर कि सेकेंड क्रोमोसोम is now present in its triplicate form, this condition will be known as trisomy of which chromosome। ठीक है, ये कंडीशन ट्राइसोमी तो है, क्यों है, क्योंकि एक क्रोमोसोम 3 कॉपी में है, होना 2 में चाहिए था, बट इसका तीसरा कॉपी भी मौजूद है, तीसरे से ट्राई वर्ड आया ट्राइसोमी, और यहाँ पे किसकी ट्राइसोमी दिखाएं एग्जाम्पल के तौर पर, ट्राइसोमी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम। अगर बेटा 2 की जगह मैं तीसरे वाले को 3 कर देती तो हम लिखते ट्राइसोमी ऑफ थर्ड क्रोमोसोम, अगर तीसरे की जगह पहले वाले पे कर देती तो बोलती ट्राइसोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम, और ये ट्राइसोमी हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, आगे चल करके जब मैं आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी तो वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे जब नॉर्मल था तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया था 2n से, क्या अभी भी 2n होगा, नहीं बेटा, यहां पर इसको हम लिखेंगे 2n+1, 2n तो है, 2n क्या देता है 6 क्रोमोसोम, बट यहां पर तुमने एक और ऐड कराया जिसकी वजह से चेंज आया, जिसकी वजह से म्यूटेशन आया, तो 2n+1, तो टोटल कितना हो गया बेटा 7। आप देखो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस कंडीशन को अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राइसोमी को कैसे लिखते हैं जीनोटिपिकली, तो उसको लिखते हैं 2n+1, ये कंडीशन क्या कहलाती है, ट्राइसोमी, दिस इज ट्राइसोमी। इसका एग्जाम्पल आपको बता देती हूं, हाइपरप्लॉइडी का एग्जाम्पल है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जब 21वां क्रोमोसोम अपने 3 कॉपी में मौजूद हो बेटा, तो उसकी वजह से एक बीमारी हो सकती है इंसानों में जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगी, आपने सुना होगा बहुत सारे एनजीओ चलते हैं जहाँ पर डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स है बेटा, तो उनको अलग ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि आपको पता है अदरवाइज जो बच्चे नॉर्मल नहीं होते, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, तो प्रॉपर उनके एनजीओज बने हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे बच्चे वैसे होंगे तो उनकी प्रॉपर देखभाल की जा सकेगी। ठीक है, और एक होता है बेटा ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम भी बेटा जोड़े में होना चाहिए,
तिगड़म तिगड़म में तो होना नहीं चाहिए बट हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो उससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाता है 44+XY। अगर XY होता बेटा तो बिल्कुल नॉर्मल, बट यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम देखो तिगड़म में है इसलिए ट्राइजोमी। ये 21st ऑटोजोम है, 21वां क्रोमोसोम ऑटोजोम होता है, ठीक है। तो ये ऑटोजोम का ट्राइजोमी का एग्जाम्पल हो गया, ये सेक्स क्रोमोसोम के ट्राइजोमी का एग्जाम्पल हो। क्लियर हो गया सबको? ये क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करके रखोगे। तो ये हमने पढ़ा हाइपरप्लॉइडी का केस, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं बेटा हाइपोप्लॉइडी का केस। अब हम पढ़ते हैं हाइपोप्लॉइडी का केस। हाइपोप्लॉइडी का केस, हाइपो का मतलब घट जाना, ठीक है, लॉस। तो वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, क्या 2n = 6 का, 2n = 6, कितने हैं यहाँ पर 1 2 3। अब हाइपो का मतलब क्या होता है लॉस या डिलीट करवाना, तो करवा दो डिलीट, ठीक है, करवा दो डिलीट। माइनस वही सेकेंड क्रोमोसोम का एक कॉपी घटा दो, माइनस कर दो। तो व्हाट यू गोना राइट, डिलीशन ऑफ वन ऑफ द कॉपी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम। क्या अब यही पिक्चर होगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी बेटा? नहीं, पिक्चर चेंज हो जाएगी, पिक्चर तो बदल जाएगी। कैसी पिक्चर हो जाएगी? अब क्रोमोसोम 1 को आपने छेड़ा, नहीं छेड़ा, किसको छेड़ा? क्रोमोसोम 2 को छेड़ा, क्रोमोसोम 3 को छेड़ा, नहीं छेड़ा। अब आप देखो यहाँ पर गैप है, क्यों गैप है? क्योंकि हमने एक को हटा दिया है। होने कितने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे क्रोमोसोम, बट यहाँ पर कितने हैं? एक ही मौजूद है, इसका दूसरा पार्टनर गायब, विलुप्त, मिस्टर इंडिया बन गया है। तो आप देख सकते हो सिंस second chromosome has only one copy, this is known as monosomy। मोनो क्यों बोल रहे हैं बेटा? मोनो वर्ड क्यों आया है? एक, क्योंकि सेकेंड वाला क्रोमोसोम एक ही मौजूद है, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? मोनोजोमी। और लिखोगे कैसे इसको जेनेटिपिकली? 2n था तो 2n लिख दो, बट क्या हुआ इसमें? एक घट गया है तो -1, तो मोनोजोमी को बेटा इस कंडीशन से लिखा जाता है। क्लियर है? यहां पर मैंने मोनोजोमी सेकंड क्रोमोसोम की दिखाई है, थर्ड क्रोमोसोम की हो सकती है बेटा, 1 क्रोमोसोम की भी हो सकती है, जिसकी मर्जी भी हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम की भी हो सकती है। आपको जनरली पता है हमारे पास XX होता है, मेल्स के पास XY होता है। अगर इनमें से कोई भी एक सेक्स क्रोमोसोम गायब, वो भी मोनोजोमी हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी पढ़ोगे आप एनसीईआरटी में, एक टर्नर सिंड्रोम होता है बेटा, टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है, पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा? उसमें 44 ऑटोसोम्स पे तो कोई फर्क नहीं आता, किस पे फर्क आता है? मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। देखो एक X गायब है, 44+XX होना चाहिए था ना, पर देखो क्या है 44+X0, तो ये क्या है? दिस इज मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। प्रॉब्लम किस में आई? सेक्स क्रोमोसोम अपने एक ही कॉपी मौजूद है, मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? तो ये क्योंकि बेटा सिलेबस में था, मैंने आपको समझा दिया तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब आप सोच रहे होगे बेटा कि मैम घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, ऐसा हो ही क्यों रहा है? क्या हम घटा बढ़ा रहे हैं? नहीं बेटा, कौन चाहेगा एबनॉर्मल बच्चा लाना, या कौन चाहेगा एबनॉर्मल होना? तो ये हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? नाउ लेट्स सी, किसके हाथ में? देखने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? हमें पढ़ना पड़ेगा कॉज ऑफ एनीप्लॉइडी, है ना। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? कॉज ऑफ एनीप्लॉइडी, ठीक है, आ जाओ। कॉज ऑफ एनीप्लॉइडी, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीप्लॉइडी? कॉज होता है बेटा नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या होता है बेटा? ये देखो, डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है।
और यहाँ लेकिन आगे नॉन लगा हुआ है, दैट मीन्स सेपरेशन क्या है, हो रही है नहीं, क्रोमोसोम की सेपरेशन बेटा एब्सेंट है। अगर क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं करेंगे, चाहे मियोसिस 1 में हो चाहे मियोसिस 2 में, तो हो जाएगी गड़बड़ी, जिस गड़बड़ी का नाम है म्यूटेशन। ठीक है, अगर गड़बड़ी ज्यादा करा दे तो हाइपरप्लॉइडी, अगर इस सेपरेशन की वजह से कहीं कम हो जाए तो हाइपोप्लॉइडी। अब तुम सोच रहोगे कि मैडम ये लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें समझाना पड़ेगा और अच्छे से। ठीक है, तो आ जाओ समझ लो, डायग्राम से समझ लो, उसी कंडीशन से समझ लो जो हम एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं। देखो, इफ normal meiosis will take place, if normal meiosis, then this junction is present, this junction is present, और जंक्शन होने की वजह से separation of chromosome will take place, separation of chromosome will take place। ठीक है, कैसे टेक प्लेस होगी, देखो भाई, मान लो हमने वही एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया बेटा, 2n = 6 वाला, 2n = 6। ठीक है, आपको पता है बेटा थोड़ा सा यहाँ पर सेल साइकिल से रिलेटेड है, 11th क्लास में सेल साइकिल पढ़ा होगा, उसमें एक मियोसिस में स्टेज आती है मेटाफेज वाली। मेटाफेज में क्या होता है, जो भी जोड़ेदार होते हैं क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो जाकर के बीचों बीच इक्वेटोरियल प्लेट पर सज जाते हैं। ठीक है, सजा दो, क्रोमोसोम 1 सज गया, ठीक है, क्रोमोसोम 2 भी सज गया, क्रोमोसोम 3 भी सज गया, सजा दिया। अब क्या होता है, ये मेटाफेज की बात है। ठीक है, मेटाफेज। अब मेटाफेज के बाद क्या आता है बेटा, एनाफेज। मैं यहीं पर लिख देती हूँ क्योंकि दोबारा से क्या बनाना, समझ जाओगे आप। मेटाफेज में सज गए। अब एनाफेज में क्या होता है बेटा, इनको सेपरेट होना पड़ता है। तो एक जोड़ा नॉर्थ पोल पे जाता है, दूसरा क्रोमोसोम 1 साउथ पोल पर जाएगा। ठीक है, एनाफेज में फिर क्या होगा, क्रोमोसोम 2 का ये वाला जोड़ा ऊपर, ये वाला नीचे, ये वाला इधर, ये वाला नीचे, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। और आफ्टर साइटोकाइनेसिस बेटा क्या होता है, 2 सेल बन करके आ जाते हैं, डॉटर सेल। दिस इज डॉटर सेल नंबर 1, दिस इज डॉटर सेल नंबर 2। अब होगा क्या बेटा, ये जो 3 ऊपर गए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3। ये जो 3 नीचे गए हैं, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2n = 6 थे, 6 क्रोमोसोम जोड़े में मौजूद थे, या हर क्रोमोसोम अकेला है, तो दैट मीन्स n = 3, 1 2 3। यहाँ पे भी n = 3। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई, क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड कंडीशन बनी है, n+1 नहीं बनी, n-1 नहीं बनी, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल हुआ। क्यों नॉर्मल हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम सेपरेट कर गए। अगर ना करते तो क्या होता, तो आओ चलो लेट्स सी, ना करते तो क्या होता। इफ this junction will not take place, if this junction absent, तो क्या होगा, let's see that condition। यहाँ पर वही हम 2n = 6 जिसके बारे में समझते आ रहे हैं बेटा, 2n = 6, 6 हैं बट वो जोड़े में है। ठीक है, तो बना लो जोड़ा, 1 2 3 जोड़ा बना लिया। दिस इज क्रोमोसोम 2, दिस इज क्रोमोसोम 3, दिस इज क्रोमोसोम 1। तो व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, ये तो सज गए, कब सजते हैं बेटा, बीचों बीच मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होता है बेटा, इनका सेपरेशन। ठीक है, अब ये बोर हो चुके हैं साथ साथ में रह के, चलो इनको अलग अलग कर देते, अलग अलग कर दिया, बड़े मजे में। क्रोमोसोम 2 को भी बेटा एक को इधर ले जाओ, एक को इधर ले जाओ। अब ये जो क्रोमोसोम 3 है, ये बहुत जिद्दी किस्म के क्रोमोसोम है, साथ में ही चिपके पड़े रहेंगे। अगर जहां भी जाएंगे, जैसे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, चिपके ही रहते हैं, स्कूल में होते हैं ना, छोटे क्लास में होते थे, टॉयलेट भी जाना तो साथ में ही जाना है ना। यस, तो ये वो उस किस्म के बच्चे हैं ना। अगर इनको ऊपर जाना है तो एक साथ जाएंगे, नीचे आना है तो एक साथ आएंगे। मान लो ये नीचे आ गए एक साथ। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, इससे ये समझ में आ रही है डिसजंक्शन, या आप कह सकते हो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट टेकिंग प्लेस। और ये सब होने के बाद बेटा जब मियोसिस कंप्लीट होने पर आएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो 2 डॉटर सेल बनेंगे, डॉटर सेल नंबर 1, ठीक है, डॉटर सेल नंबर 2। होगा क्या, ऊपर कौन कौन पहुंचा, ऊपर पहुंचा क्रोमोसोम 1 का एक जोड़ा, ठीक है, और क्रोमोसोम 2 का, 3 का पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा।
ठीक है, यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम 1 का एक पहुंचा, बिल्कुल ठीक, क्रोमोसोम 2 का पहुंचा, बिल्कुल ठीक, क्रोमोसोम 3 के दोनों पहुंच के बैठ गए बड़े मजे में। ठीक है, पहुंचने कितने चाहिए थे बेटा, यहाँ पर 3 क्रोमोसोम, कितने पहुंचे, 2, तो n-1, 3 - 1 2। ठीक है, यहाँ कितने पहुंचने चाहिए थे, 3, पहुंच गए 4, n+1। तो अगर ऐसा होगा -1, तो ये हाइपोप्लॉइडी बन जाएगा। ठीक है, ये वाला गैमीट अब किसी भी गैमीट से फ्यूज करेगा, दैट विल रिजल्ट इन अ जाइगोट जिसमें एक क्रोमोसोम कम होगा, तो हाइपोप्लॉइडी। अगर ये वाला गैमीट किसी ऐसे गैमीट से फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, तो उसमें एक नंबर ज्यादा होगा क्रोमोसोम का, हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, तो ये हाइपर और हाइपोप्लॉइडी क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं करते, ठीक है, चिपके रहते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, और ये होती है कॉज एनीप्लॉइडी की, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो। ठीक है, अब ये बताना आपको जरूरी था, एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी डिजीजेस के नाम बताती है, जब टर्नर सिंड्रोम बताती है तो लिखती है वो मोनोजोमी की वजह से, बस एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, ट्राइजोमी लिखती है, एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए आपको उसका रीजन जानना जरूरी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन, जिसको हम बोलते हैं बेटा जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन क्या होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर डीएनए के किसी पार्ट में चेंज आता है, अब डीएनए के पार्ट में चेंज आने का मतलब क्या है, उसके न्यूक्लियोटाइड में कोई डिफरेंस आए, ठीक है, तब उस म्यूटेशन को हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। क्लियर हो गया? ओके, अब आ जाओ। अब जीन म्यूटेशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, एक जगह, एक स्पेसिफिक जगह, है ना। जैसे बच्चों आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, आपका मेरा जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम है यशिका, ठीक है, यही सीक्वेंस सही है ना। अगर मैं इसमें से कुछ लेटर रिमूव कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये एस है, इसको डिलीट कर दूं, डिलीशन हो जाए इस लेटर का, अल्फाबेट का, को क्या मेरा नाम अभी भी वैसे ही रहेगा या इसमें फर्क आ जाएगा? जल्दी से सोचो। ठीक है, कुछ सेकंड्स दिए जा रहे हैं आपको, सोच लिया होगा ना। तुमने तो मेरा नाम ही खराब कर दिया। तुम्हारे नाम के साथ भी बेटा अगर आधार कार्ड में नंबर, नाम में कुछ भी लेटर में फर्क आ जाता ना बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना, बैंक में ना कहीं पर भी। इसीलिए हमेशा कहते हैं सही तरीके से डॉक्यूमेंट फिल करना चाहिए, है ना। तो अगर हमें इतना फर्क पड़ता है कि हमारे आधार कार्ड में नंबर या सॉरी नाम में अक्षर चेंज हो जाए, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो डीएनए में नहीं आएगा जिससे हम बने हुए हैं? डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर एक लेटर में फर्क आ रहा है, एक जगह फर्क आ रहा है, इस प्रकार की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट म्यूटेशन। जैसे डीएनए है, मान लो ये डीएनए बनाया, ठीक है, डीएनए किसका बना होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज के बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट एंड शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, नाइट्रोजन बेस प्यूरिन, प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन और गुआनिन, और आता है पिरिमिडिन जिसको हम बोलते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। Why I'm not writing uracil? Because uracil is not present in the DNA, है ना? Yes. अब मान लो बेटा मैंने यहाँ डीएनए की सीक्वेंस बना दी AGCT, AGCT, AGCT। अगर एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह जी डिलीट हो गया, सिर्फ जी, एक ही जगह प्रॉब्लम आई बेटा, इस प्रकार की म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। मैंने डिलीशन का एग्जाम्पल ले लिया है। अगर मैं ऐड करा दूं अपने नाम में कहीं पर भी कुछ लेटर, तो भी मेरा नाम गड़बड़ हो जाएगा ना। डीएनए में अगर कहीं पर भी कुछ भी ऐड करा दूं तो डीएनए की सीक्वेंस तो बदल जाएगी ना बेटा। जैसे बचपन में सिखाया A to Z, अगर इसमें तुम्हें पूरा नंबर लेना है तो उसी सीक्वेंस से बताना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं कर सकते ना, एक दो अक्षर खा भी नहीं सकते हो, प्रॉपरली उसी सीक्वेंस में बताना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो सीक्वेंस बदल जाएगी, एक दो लेटर खा गया, एक दो लेटर ऐड कर दिया, सीक्वेंस बदल जाती है ना। सिमिलरली डीएनए की सीक्वेंस बदल जाती है अगर एक अक्षर ऐड हो गया एक जगह या डिलीट हो गया। सच म्यूटेशन इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। तो बहुत भरपूर एग्जाम्पल दे दिए हैं, अब लिख लेते हैं। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जिसका मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। क्लियर हो गया? एक होता है बेटा, एक होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन।
तो सब्स्टिट्यूट का मतलब तो आपको पता होगा बेटा, अंग्रेजी का मतलब, इसका सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक की जगह दूसरा आ जाना, ठीक है। जैसे स्कूल में अरेंजमेंट्स लगती है ना, क्यों लगती है, क्योंकि वो टीचर एब्सेंट है, तो उसका सब्स्टिट्यूट लगाया जाता है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट दो तरीके से हो सकते हैं। मान लो मैथ्स के टीचर गायब हैं, ठीक है, बीमार हैं, नहीं आ पाए, अगर मैथ्स का ही कोई सब्स्टिट्यूट आ रहा है सेम सेम, ठीक है, तो इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन को ट्रांजिशन कहा जाता है। अगर मैथ्स वाले टीचर एब्सेंट हैं, उसकी जगह पर केमिस्ट्री वाले टीचर आ गए, फिजिक्स वाले टीचर आ जाए, बायोलॉजी वाले टीचर आ जाए, सेम सेम सब्जेक्ट की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, नहीं, डिफरेंट, तब हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्शन, है ना। तो पहले सब्जेक्ट से समझो, फिर मैं आपको नाइट्रोजन बेस से भी समझाऊंगी। तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन देयर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है बेटा ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन में क्या होता है, सेम सेम चीज का सब्स्टिट्यूशन। तो व्हेन प्यूरीन gets replaced by purine, तो वो सब्स्टिट्यूशन तो है, पर वो किस प्रकार का है, ट्रांजिशन। या आप कह सकते हो व्हेन pyrimidine gets replaced by pyrimidine, तो वो भी क्या है बेटा, एक प्रकार का ट्रांजिशन। ट्रांसवर्शन कब होता है, व्हेन प्यूरीन gets replaced by pyrimidine and vice versa। जैसे फॉर एग्जाम्पल आना चाहिए था ए नाइट्रोजन बेस, ए क्या होता है बेटा, प्यूरीन, अगर आ जाए ग्वानिन, ठीक है, ए को किसने रिप्लेस कर दिया, ग्वानिन ने, ग्वानिन भी क्या है बेटा, प्यूरीन, तो सेम को सेम ने रिप्लेस किया, तो इसको आप क्या कहोगे, ट्रांजिशन, ठीक है। या अगर मान लो आना चाहिए था ग्वानिन, इसको रिप्लेस कर दिया किसने, एडेनिन ने, अभी भी क्या है, ट्रांजिशन है बेटा, बिल्कुल, वाई, बिकॉज ग्वानिन प्यूरीन है, एडेनिन भी प्यूरीन है, प्यूरीन की जगह प्यूरीन ही आकर के लग रहा है म्यूटेशन के दौरान, तो ट्रांजिशन है। अगर एडेनिन था और आकर के लग गया साइटोसिन, तो एडेनिन क्या है बेटा, प्यूरीन, बट साइटोसिन क्या है, पिरामिडिन, एक प्यूरीन को पिरामिडिन ने रिप्लेस किया, क्या सेम सेम है, नहीं, दो अलग अलग नाइट्रोजन बेस हैं, तो तुम इसको क्या बोलोगे, ट्रांसवर्जन। वाइसी वर्सा क्या होता है, अगर मान लो साइटोसिन आना था डीएनए में, इसको रिप्लेस कर दिया एडेनिन ने, सेम है, नहीं, एक प्यूरीन को रिप्लेस किया, सॉरी पिरामिडिन को रिप्लेस किया प्यूरीन ने, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन तो हुई, बट किस प्रकार की, ट्रांसवर्शन। क्लियर है। और एक होता है बेटा इसी के अंदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मैं अभी बस यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी इसको अगले चैप्टर में पढ़ाती है, तो हम वहां पर पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ा सा आइडिया ले लो इस म्यूटेशन के बारे में, क्या होता है, एडिशन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजन बेस results in change in the reading frame of the sequence। होता क्या है बेटा, अब अगर एक नाइट्रोजन बेस ऐड करते जाओ या नाइट्रोजन बेस डिलीट करते जाओ, तो तुम्हारा जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है वो तो बदल जाएगा ना, वो तो खराब हो जाएगा डीएनए का, और उसकी वजह से अगर डीएनए का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, उससे जो म्यूटेशन का नाम बनता वो बनता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, राम हैज कैप, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, अगर तुम बीच बीच में अक्षर ऐड करते जाओगे, ये सेंटेंस तो पूरी गड़बड़ हो गई, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया,
ठीक है। तो सीक्वेंस जब गड़बड़ होती है, रीडिंग फ्रेम जब चेंज हो जाता है डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का, तो हम उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसका अच्छा एग्जाम्पल आप पढ़ोगे व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये होते हैं जीन म्यूटेशन। ओके, हमने म्यूटेशंस तो पढ़ ली। ठीक है, अब म्यूटेशन की वजह क्या है, हो ही क्यों रहा है दुनिया में म्यूटेशन? तो बेटा ऐसे केमिकल्स हैं जो म्यूटेशन कॉज कराते हैं, जिनकी वजह से कैंसर्स हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना क्रोमोसोमल एबरेशन, ज्यादातर कैंसरस सेल्स, ब्लड कैंसर्स, दे आर बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन ओनली, है ना। ओके, बट रोक तो सकते नहीं बिकॉज हैं ऐसे फैक्टर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स। म्यूटाजेंस क्या होता है? एजेंट्स, और यू कैन राइट फैक्टर्स दैट कॉजेज म्यूटेशन, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, दैट कॉजेज म्यूटेशन। ठीक है, अब ये एजेंट्स दो प्रकार के होते हैं। इट कुड बी फिजिकल वन, ठीक है, या इट कुड बी केमिकल वन। केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल में क्या क्या होगा बेटा? फिजिकल में आते हैं फिजिकल रेडिएशंस। कौन से आते हैं बेटा? फिजिकल रेडिएशंस। फिजिकल रेडिएशंस जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, यूवी रेज। क्यों बेटा हम यूवी रेज से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं? क्योंकि बेटा ओजोन तो हो गई है पतली, है ना, और उस पतली होने की वजह से वो छान तो पा नहीं रही है यूवीबी को, और यूवीबी भर भर के हमारे ट्रोपोस्फियर में आ रहा है। ठीक है, और उससे बचने के लिए व्हाट वी आर अप्लाइंग द गुड अमाउंट ऑफ द सनस्क्रीन। ठीक है, आपको भी लगाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। यस, ठीक है। और वैसे तो भगवान ने हमें भर भर के मिलानिन दिया है बेटा, हमें एक प्रकार का स्किन कैंसर तो नहीं हो सकता, स्किन कैंसर, बट यस यूवीबी बहुत खतरनाक है। यूवीबी के साथ प्रॉब्लम यह है कि अंदर तक नहीं जा सकता, ये सुपरफिशियली ही पेनिट्रेट कर पाता है। और सुपरफिशियली क्या मिलेगा इसको? इसको मिलेगी हमारी चमड़ी, इसको मिलेगा हमारा स्किन। तो ये एक ही प्रकार का कैंसर कॉज कर पाता है, स्किन कैंसर। जब आप कभी जाते हो हॉस्पिटल एक्सरे वगैरह कराने, आपको पहनाया जाता है ना। क्यों पहनाया जाता है बेटा? एक्सरे से थोड़ा बच सको। अब कोविड का वो दौरान याद करो, जब 2021 वाला कोविड आया था बेटा, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो रहा था, कोविड से लोग बाहर आ रहे थे, क्वारंटीन खत्म हो रहा था, भाग रहे थे हॉस्पिटल कि मेरा चेस्ट स्कैन कर दो, हमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो एम्स के इफ़ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो किसी एक डॉक्टर का एक बयान आया था, आई गेस वो एम्स के थे, आप लोगों ने शायद सुना होगा, कि जो यंग हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ था, वो प्लीज़ हॉस्पिटल विजिट ना करें अपना चेस्ट स्कैन कराने के लिए। बिकॉज आप अपने जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, वो होगा तो नहीं, बट आप सीटी स्कैन कराने की वजह से ये भर भर के जो लोग हैं ना, इससे आगे जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है। तो मत कराने आओ। माइल्ड इन्फेक्शन वालों को उन्होंने मना कर दिया था ये सब कराने के लिए, उन्होंने बोला जो सीवियर इन्फेक्टेड थे वो कराएं, बिकॉज सच में उनका लंग्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड था, तो स्कैनिंग के बाद पता चल जाता कितना इन्फेक्शन था। बट माइल्ड वाले पहुंच रहे थे तो उनको एक पूरी स्टेटमेंट देनी पड़ गई थी। ठीक है, तो यस, बिकॉज ये अच्छे नहीं के बेटा कि हम जा जाके खाते रहें इसको, है तो कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग है, तो म्यूटाजेंस म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, तो अच्छे नहीं है। तो फिजिकल वन में आ जाएगा सारे के सारे फिजिकल रेडिएशंस। केमिकल में क्या आते हैं बेटा? केमिकल्स में आपको नाम से पता चल रहा होगा, केमिकल्स लाइक मस्टर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड गैस बेटा यूज की गई थी ना वर्ल्ड वॉर में, पढ़ा होगा छोटे क्लासेस हिस्ट्री में। तो मस्टर्ड गैस क्या है? एक केमिकल है। कुछ ऐसे डाइज होते हैं बेटा जो म्यूटाजेंस होते हैं, जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स में फॉर एग्जांपल मस्टर्ड गैस याद रखना, और फिजिकल वंस में आपको ये याद रखना है। तो हमने पढ़ लिया है म्यूटेशंस के बारे में और म्यूटाजेंस के बारे में। ठीक है, एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। ओके, सो अब जैसा आप देख पा रहे हो, जैसा अभी मैम ने आपको बताया, हम नई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। अच्छा, ये डिसऑर्डर आ ही क्यों रहा है? अभी तो आपने देखा बेटा, डिसऑर्डर आने का एक वजह हो सकता है म्यूटेशन, है ना। वैसे तो आपको पता है बेटा, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो हमारे पास
मम्मी पापा से बच्चों में जा रहा है, वो है हमारा जीन, है ना। अब जीन किसका बना है बेटा? डीएनए का, ठीक है। हर जीन के पास एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो कैरी अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपकी आंखों का कलर क्या होगा बेटा? जीन डिसाइड करेगा। आपका स्किन कलर क्या होगा? जीन डिसाइड करेगा। आप कैसे हो? जीन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जीन के पास इंफॉर्मेशन है जो वो कैरी कर रहा है एक्सप्रेस करने के लिए। और ये जीन जो है बेटा, ये इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये सब एनसीईआरटी की बातें बेटा, अपने अपने मन से नहीं बोल रही मैं, ठीक है। अगर ये जीन, ठीक है, जो केमिकली डीएनए है, अगर ये बिना चेंज हुए आगे जाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि जनरली ऐसा ही होता है। बट अगर उसमें चेंज आया, उसमें म्यूटेशन आई, तो वो फिर क्या पैदा कर देगा? वो डिसऑर्डर्स पैदा कर देगा, वो डिजीज पैदा कर देगा, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। बिकॉज प्रॉब्लम किस लेवल पर आ रही थी? जीन के लेवल पर। म्यूटेशन किस लेवल में आ रहा था? जीन के लेवल पर, ठीक है। दैट इज व्हाट इज सेड टू बी ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमने समझ लिया डिसऑर्डर की वजह। अब देख लो इसके टाइप्स क्या होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं बेटा इसके। कौन से? एक है विच वन? मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? मेंडेलियन डिसऑर्डर। और दूसरा जो टाइप होता है बेटा, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे along with the pedigree analysis। ये मत सोचना आपको पेडिग्री पढ़ाया नहीं जाएगा। पेडिग्री लास्ट में इसलिए पढ़ाएंगे बेटा क्योंकि पेडिग्री में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, डिजीज ऑटोसोमल रेसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अभी आपको पता ही क्या उसके बारे में, है ना। तो पहले डिजीजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद पेडिग्री पढ़ना वुड बी इजी फॉर यू, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। सो व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर? देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो रही है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा या क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर हम कब बोलते हैं? व्हेन देयर इज चेंज, या कह सकते हो प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल जीन। अगर सिंगल जीन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, ऐसे जीन को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। क्योंकि यहाँ जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसीलिए इसको ह्यूमन जीन रिलेटेड डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो आओ देखते हैं कितने टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर है हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ, पूरी की पूरी टेबल है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो आप देखो बोर्ड पर बेटा, ठीक है। सबसे पहले हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, खुश हो जाओ क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसके पिछले क्लास में, है ना। ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। क्या पढ़ना है आपको? सिकल सेल एनीमिया पढ़ना है, सिलेबस में है। फिनाइल कीटोनूरिया पढ़ना है, सिलेबस में है। सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ना है, सिलेबस में है। सिर्फ नाम है, डिटेल नहीं है, खुश हो जाओ। थैलेसीमिया थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दिया भी हुआ है। और माइटोनिक डिस्ट्रॉफी का सिर्फ पेडिग्री दिया हुआ है, डिटेल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। अब आपको मैंने बढ़ाया हुआ है बेटा, ये कैसे बीमारी है? सेक्स रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। दैट मीन्स ये एक्स लिंक्ड बीमारी है, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं इसके जीन्स। बाकी सबके जो जीन्स है ना बेटा, द जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, ठीक है। तो ये कैसी बीमारी है बेटा? ये ऑटोसोमल डिजीजेस हैं, ऑटोसोमल डिजीजेस हैं। अब ऑटोसोम डिजीज बेटा रेसेसिव होंगी या डोमिनेंट होंगी, ठीक है। तो अब वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक रेसेसिव ये भी, एक्स लिंक रेसेसिव ये भी। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल तो है बट ये रेसेसिव बीमारी है। फिनाइल कीटोनूरिया भी ऑटोसोमल है और रेसेसिव बीमारी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी ऑटोसोमल है और रेसेसिव बीमारी है। थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल है और रेसेसिव बीमारी है। और बचा क्या बेटा? आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, 2 एक्स लिंक्ड हो गई जो आप पढ़े हो पूरा एक लेक्चर लेकर के। बाकी की सारी ऑटोसोमल रेसेसिव है एक्सेप्ट माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, यही एक्सेप्शन है। ये ऑटोसोमल तो है क्योंकि जीन्स ऑटोसोम से प्रेजेंट होते हैं, बट दिस इज अ डोमिनेंट वन। बाकी आप देख सकते हो रेस्ट ऑल आर व्हाट? रेसेसिव। इतना तो याद ही कर लोगे।
अब क्योंकि हेमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके क्वेश्चंस कर चुके हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न भी पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको रीड आउट करा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये दोनों हम नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, बाकी के आओ एक एक करके पढ़ लेते हैं तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वी गोना स्टार्ट विद दी वेरी फर्स्ट बीमारी, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। अच्छा, अनीमिया क्या होता है, सब फेमिलियर होंगे, होगा भी कुछ लोगों को, क्योंकि खून की कमी, आरबीसी, हेमोग्लोबिन, हम कहाँ फल फ्रूट खाने में भरोसा रखते हैं ना, हम तो खाएंगे मैगी, बर्गर, पिज्जा, तो कहाँ से आएगी आयरन रिच न्यूट्रिएंट्स, क्या तो हो सकता है अनीमिया हो, है ना। अनीमिया का मतलब आपको पता है, नॉर्मल सब कहते हैं खून की कमी, ठीक है, पर्टिकुलरली आरबीसी की होती है बेटा हेमोग्लोबिन, तभी इस दौरान कहते हैं आयरन रिच प्रोडक्ट्स खाओ, ठीक है। अब लेकिन इस अनीमिया वर्ड के आगे सिकल सेल लगा हुआ है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का शेप बदल जाता है। आरबीसी का प्रॉपर शेप क्या होना चाहिए बेटा, आरबीसी का शेप होना चाहिए बाइकॉनकेव। अगर बाइकॉनकेव होता है तो ऐसे आरबीसी को हम नॉर्मल आरबीसी बोलते हैं, लेकिन अगर इसका शेप बदल के सिकल सेल, चांद जैसा पतला सा, ठीक है, उसके जैसा हो जाए तो उसको बोलते हैं सिकल सेल, और तब होती है प्रॉब्लम। क्यों, आओ देखो, ये देखो, ये हमारा बाइकॉनकेव आरबीसी है, ठीक है, तो ये ऐसा आरबीसी है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमारा आरबीसी ऐसा हो जाए, पतला सा, नोखीला सा, चांद टाइप, ठीक है, ठीक है, ईद का चांद जैसा आपको पतला सा सुंदर सा दिखाई देता है, सुंदर से नहीं जाना, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी क्रिएट करेगा, अभी आप देखना। तो दिस इज एब नॉर्मल, ठीक है, कैसा शेप है, सिकल सेल। अब ये देखो बेटा, आपका ब्लड की कैपिलरीज है, ठीक है। अब ब्लड की कैपिलरीज बेटा मोटी मोटी तो होती नहीं है, पतली पतली होती है, आप खुद समझ सकते हो, आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स ऑफ जूलॉजी में पढ़ते होगे। होता क्या है, अगर बाइकॉनकेव होती है ना, तो देखो आराम से निकल जाती है, फंसती नहीं है कहीं। अब बेटा नाली ब्लॉक हो जाएगी तो पानी जाने में प्रॉब्लम होती है ना। अब पानी क्या है, यहाँ पर ब्लड है, अगर ब्लड की जो नाली है, कैपिलरीज है, वो ब्लॉक हो जाए तो फ्लो कैसा होगा। और बेटा अगर हमारे ऑर्गन्स में हर जगह खून ना पहुंचे, ठीक है, ब्लड का फ्लो ना हो, तो आपको पता ही क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कितना डेंजरस साबित हो सकता है। तो आप देखो, जहां जहां सिकल सेल फ्लो करता जाए, जैसे यहाँ हुआ, यहाँ पर एक साथ बेटा सारे इकट्ठे हो गए, इस इकट्ठे होने की वजह से ये जो ब्लड का फ्लो है इधर, ये ब्लॉक हो गया, देखो लिखा हुआ है, और ब्लड के फ्लो ब्लॉक होने की वजह से ब्लड प्रॉपरली डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाता, और उनको होने लगती है ब्लड की कमी, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनेमिक कंडीशन या अनेमिया। बट यहाँ पर अनेमिया हुआ क्यों, बिकॉज आरबीसी का शेप बदल गया, बाइकॉनकेव से सिकल सेल हो गया, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज में वो फंस गए और ब्लड का फ्लो रुक गया, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब थोड़ा सा जेनेटिक्स टाइप बात कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखती है हमारी एनसीईआरटी, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी है। रेसेसिव का मतलब आपको पता है बेटा, ये तभी एक्सप्रेस कर पाएगी जब ये होमोजाइगस प्योर कंडीशन के फॉर्म में हो। अगर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के फॉर्म में होंगे तो ये कैरियर होंगे, ये डिजीज एलील को कैरी कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आपको जीनोटाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। ऑटोसोमल क्यों, बिकॉज इसके जीन्स ऑटोसोम से प्रेजेंट होते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया। रेसेसिव क्यों, ओनली एक्सप्रेस्ड व्हेन इन होमोजाइगस कंडीशन। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जब दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स कैरियर हो, मतलब हेट्रोजाइगस हो जीन के लिए। देखो 3 जीनोटाइप पॉसिबल है बेटा, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, पर उससे पहले सेकेंड लाइन पढ़ लेते हैं। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, ठीक है। अब आपको पता है जीन के 2 रूप होते हैं, तो ये जीन जो सिकल सेल एनीमिया कॉज करती है, इसके 2 रूप देखो क्या है, एक HBA है और एक HBS है। HBA एलील है, ये किस ट्रेट को कंट्रोल करता है बेटा, नॉर्मल हेमोग्लोबिन को। ये किसको कंट्रोल करता है बेटा, क्या देगा ये देगा सिकल सेल आरबीसी, सिकल सेल आरबीसी, ठीक है, या आप कह सकते हो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं इंसानों में। अगर इंसान के पास HBA है तो वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, उसका कोई सिकल सेल ब्लड नहीं है, खून का जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, वो रुकेगा नहीं, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इंडिविजुअल HBA टाइप का है। बट अगर कोई इंडिविजुअल बेटा HBA HBS है,
आधा आपको 50% HbA दिख रहा है, आधा आपको 50% HbS दिख रहा है। ऐसे इंडिविजुअल में पाया गया है कि वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इसीलिए इस कंडीशन को कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी कहते हैं, क्योंकि सिकल सेल एलील होने के बावजूद बेटा उनके वो नॉर्मल है, दे आर नॉट सफरिंग फॉर सिकल सेल एनीमिया। दैट मीन्स ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। दैट इज वाई दोनों जब एक्सप्रेस कर पाएंगे तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। लेकिन क्योंकि ये डिजीज एलील, ये देखो ये डिजीज एलील है ना बेटा, ये क्या है, ये डिजीज एलील है HbS। क्योंकि ये वाला इंडिविजुअल डिजीज्ड एलील को कैरी कर रहा है, इसीलिए इसको कैरियर बोला गया है, ठीक है। आगे देखो HbS किसी के पास है बेटा तो वो डिजीज्ड है, ये मर जाएगा। देखो मेच्योरिटी अटेन करने से पहले ही मर जाएगा। ऐसे जीन को, ऐसे कंडीशन को लीथल कंडीशन कहते हैं। लीथल मीन्स हार्मफुल, डेंजरस। तो अगर ये बच ही नहीं रहे हैं तो बचा कौन डिजीज फैलाने वाला, HbA HbS। इसलिए लिखा हुआ है डिजीज तभी फैलती है जब मम्मी पापा दोनों कैसे हो, हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब देखो कैसे फैलेगी, अभी 1 सेकेंड वेट करो, अभी दिखाते हैं। मम्मी पापा बनाते हैं, ये देखो ये पापा ये मम्मी, पापा का भी HbA HbS करवा दो, ठीक है, मम्मी भी HbA HbS। ये कंडीशन क्या है, कैरियर क्यों कहोगे बेटा, क्योंकि ये डिजीज एलील को कैरी कर रहे हैं मम्मी भी पापा भी। क्या ये प्योर कंडीशन है, नहीं। एक HbA एलील है, एक HbS, दोनों डिफरेंट एलील, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब पापा का जब स्पर्म बनेगा तो HbA टाइप का बनेगा, एक दूसरा स्पर्म बनेगा HbS टाइप का बनेगा। मम्मी भी क्योंकि हेट्रोजाइगस है, मम्मी के पास से भी दो तरह का ओवा बनेगा बेटा, एक HbA और एक बनेगा HbS, ठीक है। अब आपको सब पता है आगे क्या करवाना है, मैं आपको सिर्फ दिखाती हूँ डिजीज कैसे आ रहा है बच्चों में। देखो अगर ये वाला स्पर्म इस वाले ओवा से फ्यूज कर जाएगा बेटा, तो जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा HbS HbS। तो डिजीज तभी ट्रांसमिट होती है बेटा जब मम्मी पापा दोनों हेट्रोजाइगस हो, तब बच्चे में HbS HbS कंडीशन आता है। ये एनसीईआरटी लिखती। क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या है, द डिजीज या डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन किस जीन की होती है, उस जीन की कंट्रोलिंग बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। अब होता क्या है बेटा, आपने सुना होगा इसका कॉज क्या है। कॉज की वजह होती है, देखो बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन ये क्या है बेटा, ये एक प्रोटीन की चेन है, ठीक है। 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन की चेन होती है बेटा ये किसकी बनी होती है, दिस इज मेड ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके बनाते हैं बेटा प्रोटीन की चेन को, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड। तो मान लो ये अमीनो एसिड 1 है, ठीक है, ये अमीनो एसिड 2 है, ये अमीनो एसिड 3 है, ये अमीनो एसिड 4 है, ये अमीनो एसिड 5 है। बहुत सारे अमीनो एसिड दे आर गोइंग टू मेक अ प्रोटीन चेन। या आप इसको और 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। क्लियर है। अब बेटा हर प्रोटीन का ना फिक्स्ड होता है कि कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पर होगा, पहला वाला कौन होगा, दूसरा वाला कौन होगा, तीसरा वाला कौन होगा, चौथा वाला कौन होगा, पांचवा वाला कौन होगा। अगर इनकी सीक्वेंस बदल दो अमीनो एसिड की तो प्रोटीन बदल जाता है। अब चूंकि हेमोग्लोबिन भी एक तरीके का प्रोटीन है, उसमें भी सीक्वेंस फिक्स्ड है। अगर आपको नॉर्मल हेमोग्लोबिन चाहिए तो प्रोटीन का सीक्वेंस ऑल्टर नहीं होना चाहिए। अगर ऑल्टर हो जाएगा एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनेगा, और ऐसी एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन सिकल सेल कंडीशन क्रिएट कर देती है बेटा, ठीक है। तो इसका कॉज क्या होता है, एट 6th पोजीशन, इसकी जो चेन है ना बेटा, एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन, ठीक है, होना क्या चाहिए था बेटा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। यहां पर 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था बीटा चेन के, बट ये ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्लेस कर देता है, इट गेट रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट अमीनो एसिड दैट इज वेलिन। और अगर ऐसा हो जाता है बेटा तो आरबीसी कैसी आ जाती है, सिकल सेल, ठीक है। एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन ग्लूटामिक एसिड
gets replaced by valine। ठीक है, इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी एक ये देती है। इसमें देखो यार बेटा, अभी मैं अगर आपको समझाऊंगी ना तो ये नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ सो दैट आपको ऐसा लगे, तो जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखो हमारा अच्छा वाला आरबीसी। अच्छा वाला क्यों? क्योंकि बाइकॉन्केव आरबीसी है। ये कैसा है? पतला पतला लंबा लंबा, दैट मीन्स ये सिकल सेल है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा नॉर्मल वाला है, ये एबनॉर्मल है। ये क्या है बेटा? एबनॉर्मल है। अब आपको पता है डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है, देखो 2 स्ट्रैंड बनी हुई है। बहुत बड़ा डीएनए होता है बेटा, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ तीन ही नाइट्रोजन बेस, बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, बट हमें काम इससे है, इसलिए एनसीईआरटी सिर्फ इतना दिखाती है। तो नॉर्मल में देखो डीएनए क्या किसका बना हुआ है बेटा? जीएजी। और आपको पता है दूसरा जो डीएनए होता है उस पर कॉम्प्लीमेंट्री लगा होता है। अगर यहाँ पर एक स्ट्रैंड पर जी है तो दूसरे पर क्या होगा? सी। यहाँ पर ए है तो दूसरे पे क्या होगा? टी। जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सी। तो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये दोनों स्ट्रैंड्स किसकी है बेटा? डीएनए की। किसकी है? डीएनए की। ठीक है, ऊपर ये वाला जो स्ट्रैंड है बेटा, इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं? अगले चैप्टर में पता चलेगा। इस वाले को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं? अगले चैप्टर में पता चलेगा, कि हाँ बता भी लूंगे ना तो समझ में आने वाला है नहीं। अब क्या होता है बेटा, इसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीएनए से क्या बनता है बेटा? ये डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? अगले चैप्टर में पढ़ोगे, तो आप हर चीज अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, बिकॉज एनसीईआरटी ने थोड़ा यहाँ दिया हुआ है तो थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। अब ये देखो एमआरएनए जो बना बेटा, उस पर आपको एक सीक्वेंस दिखाई दे रही है जीएजी। ये कैसे आया, क्यों आया, सबका रीजन होता है, सबका रीजन होता है। अब देखो इसको कोडिंग क्यों कहते हैं बेटा, थोड़ा सा सुन लो, क्योंकि एमआरएनए जो बन के आने वाला है वो बिल्कुल स्ट्रैंड से मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको कोडिंग कहा गया है। इसको टेम्पलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल करके तुम एमआरएनए बनाओगे। टेम्पलेट पर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना बेटा, उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए में आता है। देख लो, अगर यहाँ पर सी है तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जी। देखो आ गया। अगर यहाँ पर टेम्पलेट में टी है तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ए। आ गया। सी क्या है? सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा? जी। आ गया। तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री, इसी का आप इस्तेमाल करके इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हो तो आरएनए बन जाता है, तो इसको हम टेम्पलेट कहते हैं। अब बेटा जो भी आरएनए में 3 सीक्वेंसेस आते हैं नाइट्रोजन बेसिस की, जैसे जीएजी, इनको कोडॉन कहा जाता है। ये भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। हर कोडॉन का काम होता है अमीनो एसिड को कोड करना। ठीक है, इनको कोडॉन कहते हैं या इनको जेनेटिक कोड्स कहते हैं। ये सब आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में बेटा। हर कोडॉन जितने भी आप पढ़ने वाले हो वो किसी ना किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। अगर जीएजी है 6th पोजीशन पर, ठीक है, जीएजी आ रहा है एमआरएनए के 6th पोजीशन पर, तो देखो कौन सा चेन आ रहा है बेटा? जीएलयू। जीएलयू किसके लिए? ग्लूटामिक एसिड। और अगर हेमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड आए तो कोई गड़बड़ी नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल, इसने नॉर्मल बना है आरबीसी। यहां पर क्या होगा बेटा? ये देखो स्ट्रैंड है डीएनए की, होना चाहिए था जीएजी नॉर्मली, बट यहां पर क्या आ गया? टी। दैट मींस ए को किसने रिप्लेस कर दिया? टी ने। ए क्या था? प्यूरिन। टी क्या है? पिरिमिडिन। एक प्यूरिन को बेटा पिरिमिडिन ने रिप्लेस किया है, तो ये किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है? पढ़ाया है ना अभी, ट्रांसवर्जन। सिर्फ एक ही नाइट्रोजन बेस में प्रॉब्लम आई, इसलिए इस किसका और एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन। देख सकते हो ना आप, म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेशन की वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, सिक्कल सेल वाला। ठीक है, अब देखो उसकी वजह से क्या होगा? क्या एमआरएनए सेम ही आएगा जैसे वहां आ रहा था? नहीं। अब देखो यहाँ पर सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, सॉरी सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू। यहाँ टी मत लिख देना क्योंकि टी नहीं होता आरएनए में। ठीक है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। यहां पर बेटा जो कोडॉन आया वो तो जीएजी नहीं आया, जीएजी आता तो ग्लूटामिक एसिड मिलता ना, क्या आ गया? जीओजी। और जीओजी किसके लिए कोड करता है बेटा? वलीन। अब देखो यहीं आ गई प्रॉब्लम। अगर ये सीक्वेंस होती अमीनो एसिड की, सीक्वेंस मैटर्स, ठीक है, तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन बनता। 5वें तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो 5वां का वहां भी सेम है, यहां भी सेम है। प्रॉब्लम कहाँ? इस 6th पोजीशन पर। हुआ क्या? एट 6th पोजीशन ऑफ
हेमोग्लोबिन की चेन में ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिया वलीन ने, और यही हो गई गड़बड़ी, जिसकी वजह से आ गया एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, द सिकल शेप ऑफ द आरबीसी। क्लियर हो गया सबको? तो यही रीजन हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्यों ग्लूटामिक एसिड की जगह वलीन आ जाता है, क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है। किस प्रकार की? ट्रांसवर्जन या पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर हो गया बच्चों सबको? यस। तो हमने देख भी लिया बेटा, पूरा प्रोसेस भी समझ लिया। अब हम एक चीज और लिख सकते हैं, ये जो रिप्लेसमेंट हुई थी इसकी वजह से सिकल सेल आरबीसी बन गई थी, है ना? क्या हो गया था? सिकल सेल आरबीसी वॉज फॉर्म्ड। नाउ व्हाट विल दिस आरबीसी डू? ठीक है, विच इन टर्न results in clogging मतलब ब्लॉक कर देना ब्लड वेसल्स को, results in clogging of blood vessels। क्यों ब्लड वेसल को क्लॉग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं? because of its elongated shape, because of its elongated shape। इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद ये होता है ब्लड फ्लो इज इफेक्टेड। ब्लड फ्लो लिख सकते हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इज इफेक्टेड। क्लियर हो गया? यस। तो हमने कॉज भी लिख लिया, कॉज के बाद रिजल्ट क्या होगा वो भी लिख लिया, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर फर्क पड़ेगा, खून नहीं पहुंच पाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तो खून की कमी होने लगेगी। उसी खून की कमी को हम अनीमिया या अनेमिक कंडीशन बोलते हैं। बट यहाँ पर अनेमिक कंडीशन किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज हमारी आरबीसी सिकल सेल बन जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये बीमारी क्वालिटी ऑफ आरबीसी की वजह से है या क्वांटिटी ऑफ आरबीसी की वजह से? क्या यहाँ पर आरबीसी बन ही नहीं रही है या बन रही है तो उसकी क्वालिटी खराब है? यस, बन रही है बेटा, बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी आरबीसी खराब है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटी क्यों खराब है बेटा? क्योंकि क्वालिटी बाइकनकेव वाली होनी चाहिए थी, सिकल सेल आ रही है। सो दैट इज वाई दिस डिसऑर्डर इज सेड टू बी अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। ओके, तो हमने पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लिया है। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकेंड मेंडेलियन डिसऑर्डर, दैट इज फिनाइलकेटोनुरिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम PKU भी बोलते हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद आप इसको पढ़ते भी होंगे यूरिन वाले चैप्टर में, डिजीज के फॉर्म में। नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, थोड़ा जेनेटिक पार्ट्स हम पढ़ लेते हैं इस बीमारी का। ये इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म, पैदाइशी मेटाबॉलिज्म एरर होता है बच्चों में, ठीक है। और ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी। ऑटोसोमल क्यों? क्योंकि ऑटोसोम्स पे मिलती है। रेसेसिव क्यों? तभी एक्सप्रेस हो पाएगी जब होमोजाइगस कंडीशन में हो। अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे तो ये कैरियर होंगे, बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है इसके पास एक लिवर एंजाइम होनी चाहिए थी। जैसे अगर हम सब नॉर्मल है तो हमारे पास ये एंजाइम है, बट इस इंसान के पास एक लिवर एंजाइम होती है, वो एब्सेंट होती है। उस लिवर एंजाइम का नाम है फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम का काम होता है बेटा किसको किस में कन्वर्ट करना? फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना। अगर ये एंजाइम ही एब्सेंट है तो क्या ये कन्वर्जन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिनाइल एलिनिन को कन्वर्ट करने के लिए कोई एंजाइम मौजूद ही नहीं है, तो फिनाइल एलिनिन इकट्ठा होता रहता है, कोई कन्वर्ट तो कर नहीं पाता। ये अपने कुछ डेरिवेटिव्स, टॉक्सिक डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो सकता है, या एज इट इज दिमाग में और किडनी में जाके स्टोर हो जाता है। अब बेटा दिमाग में कोई फालतू की चीज जाके स्टोर होगी तो दिमाग तो खराब ही होगा ना, दिमाग हो जाएगा पागल, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। और किडनी में होगी तो किडनी इसको पोअरली एब्जॉर्ब करता है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होती नहीं, तो यूरिन की फॉर्म में, कीटोनिक बॉडीज के फॉर्म में ये यूरिन आउट हो जाती है। दैट इज वाई इसका नाम है फिनाइल कीटोनूरिया। कीटोनिक बॉडीज के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाना बाहर, ठीक है। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये एंजाइम है नहीं, ये कन्वर्जन होगा नहीं, तो देखो लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलिनिन इज एक्यूमुलेटेड, भरता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। मैंने बोला था ना ये अपने अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है,
ये सारी चीजें इकट्ठा होने लगती है कहाँ कहाँ पर, ब्रेन में इकट्ठा होगी, ब्रेन खराब, मेंटल रिटार्डेशन. दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी. और ये बेटा एग्जाम्पल होता है प्लियोट्रॉपी का भी. किसका एग्जाम्पल होता है? प्लियोट्रॉपी का. आप देख सकते हो ये जो बीमारी है इसका इफेक्ट दो जगह दिखाई दे रहा है, ब्रेन और किडनी पर. ठीक है, तो दैट इज वाई एक जीन है बट फर्क दो जगह आ रहा है. प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, प्लियोट्रॉपी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इवन सिकल सेल भी बेटा प्लियोट्रॉपी होता है. सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी. कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है. ठीक है, प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल होता है. लास्ट वन दैट इज थैलासीमिया. थैलासीमिया भी एक ऑटोसोमल बीमारी है. दैट मीन्स इसके जीन्स भी ऑटोसोम से प्रेजेंट होते हैं. ये भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है. दैट मीन्स सभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब होमोजाइगस फॉर्म में हो. ठीक है, ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरेनियन रीजन कॉज्ड बाय म्यूटेशन या डिलीशन. ये या तो म्यूटेशन या तो डिलीशन की वजह से भी हो सकता है. कोई सेगमेंट डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से. नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन. यहां पे भी बेटा थैलासीमिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अनीमिया ओनली. ये भी एक प्रकार का अनीमिया है. तो ये सिकल सेल अनीमिया से कैसे अलग है? सिकल सेल अनीमिया में बेटा हेमोग्लोबिन बन तो रहा था, भले वो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन है. वो एबनॉर्मल क्यों था? क्योंकि ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, वलीन वाला अमीनो एसिड था, तो जिसकी वजह से वो चेन खराब हो गई थी. बट एटलीस्ट बन तो रही थी. यहां पर तो डिफेक्ट होता है, किसमें? ग्लोबिन की चेन बनती ही नहीं है. तो यहां पर क्या बन नहीं रही, या यहां पर भी क्वालिटी वाला प्रॉब्लम है? बेटा यहां पर तो बन ही नहीं रही. तो ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है. ये कैसा डिसऑर्डर है बेटा? ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है. वो कैसा डिसऑर्डर था? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर था. बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है. उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है. एनसीईआरटी पढ़ोगे, सारी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा. दो मेन टाइप्स ऑफ थैलासीमिया होते हैं. एक होता है अल्फा थैलासीमिया. आपको पता है बेटा एनसीईआरटी में आप पढ़ते होगे क्लास 11th में, हेमोग्लोबिन में वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ चेन्स. हेमोग्लोबिन कैसा बना होता है बेटा? दो चेन्स का बना होता है. एक हेमोग्लोबिन बना होता है दो अल्फा चेन्स का और दो बीटा चेन्स का. अगर ऐसा होता है तो आपने 11th क्लास में ज़ूलॉजी में पढ़ा है कि अगर नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल चेन्स वगैरह का अमाउंट होता है, तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आती है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी. ठीक है, यू विल गेट अ नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. उठा के कर्व ज़ूलॉजी मतलब पार्ट बॉडी वाले फ्लूइड वाले पार्ट में आप देख सकते हो. ठीक है, तो देखो अगर बेटा अल्फा की हेमोग्लोबिन की चेन नहीं बनती है, अल्फा वाले चेन में प्रॉब्लम आती है तो अल्फा थैलासीमिया. अगर बीटा वाले में प्रॉब्लम आती है बेटा तो बीटा थैलासीमिया. ठीक है, तो अल्फा थैलासीमिया क्यों होता है? अल्फा थैलासीमिया होता है बिकॉज ऑफ HbA जीन एंड HbA2. अगर इन दो जीन्स में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई डिफेक्ट आएगी, और ये दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेटा अल्फा चेन बनाने के लिए. अगर ये जीन्स में प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो काम करेंगे इसमें भी प्रॉब्लम आएगी. इनका काम क्या है? अल्फा चेन को सिंथेसाइज करना, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है. तो होता क्या है देखो, क्यों इनमें प्रॉब्लम आई है? ये अल्फा थैलेसीमिया अकर होते हैं ड्यू टू डिलीशन ऑफ 16p शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम. ये देखो बेटा, ये है क्रोमोसोम. कौन सा क्रोमोसोम है? 16 क्रोमोसोम. 16 क्रोमोसोम का ये छोटा आर्म है पी आर्म और ये बड़ा आर्म है क्यू आर्म. इसी पी आर्म पर लगे होते हैं ये जीन्स. होता क्या है, ये जो छोटा वाला आर्म है बेटा यही हो गया डिलीट. ठीक है, अगर तुम्हारा ये सेगमेंट डिलीट हो रहा है तो उसके ऊपर जो जीन्स हैं क्या वो लगे रहेंगे? नहीं, वो भी डिलीट हो जाएंगे. और उनके डिलीशन की वजह से बेटा जब वो जीन ही चले गए तो बनाओगे कैसे अल्फा चेन? ठीक है, दैट इज व्हाई अल्फा चेन बनती नहीं है. अल्फा चेन नहीं बनेगी तो किसका प्रपोर्शन ज्यादा हो जाएगा? बीटा चेन, है ना. तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट इन डिक्रीज्ड अल्फा ग्लोबिन प्रोडक्शन. क्योंकि जीन्स ऑल्टर हो गए, जीन्स डिलीट हो गए. ठीक है, तो अल्फा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो गया, अल्फा चेन नहीं बन रही, जिसकी वजह से फ्यूअर अल्फा ग्लोबिन चेन्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ बीटा चेन्स आर प्रोड्यूस्ड.
अल्फा नहीं बन रही तो किसका प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाएगा? बीटा चेन्स का। अब ये जो बीटा चेन्स ज्यादा बनती है ना बेटा, ये बीटा चेन्स जो ज्यादा बन रही हैं, दे फॉर्म टेट्रामर। क्या बना लेते हैं बेटा? शायद लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यस लिखा हुआ है, द एक्सेस बीटा चेन्स फॉर्म अनस्टेबल टेट्रामर्स। और ये अनस्टेबल टेट्रामर बनने की वजह से जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब आता है बेटा? दैट इज नॉर्मल, सॉरी एबनॉर्मल। होना क्या चाहिए था? 2 ही बीटा के चेन होने चाहिए थे, एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो 4 कंबाइन कर ले रहे हैं और टेट्रामर बना ले। टेट्रा मीन्स 4, जिसकी वजह से तुम्हारी जो कर्व होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी फ्लूइड चैप्टर में जो पढ़ी है, वो नहीं आती। ठीक है, दैट जो जब आती तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल तब आती जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनता। यहाँ हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि अल्फा चेन बनी नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि 16 पोर्शन का वो छोटा वाला पोर्शन जो था, 16 क्रोमोसोम का छोटा वाला आर्म, वो डिलीट हो गया। उसके अंदर के जो जीन्स लगे हुए थे वो भी इफेक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट होता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया होता है बेटा क्रोमोसोम 11 पे जो जीन होता है। क्रोमोसोम 11 कैसा है? ऑटोसोम है, तभी बीमारी भी ऑटोसोम। ठीक है, ये वाला देखो 16 क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम कैसा था? ऑटोसोम, तभी ऑटोसोमल बीमारी है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्रोमोसोम 11 पे कौन सा जीन होता है? HBB जीन। इस जीन में म्यूटेशन आती है। अब इस जीन का काम क्या होता है बेटा? इस जीन का काम होता है टू सिंथेसाइज बीटा चेन। अगर इस जीन में म्यूटेशन आ गई है तो दैट मीन्स ये प्रॉपरली बीटा चेन को नहीं बना पाएगा। अब अगर ये नहीं बना पाएगा तो बीटा चेन्स का नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बीटा चेन्स का नंबर कम हो जाएगा। इन रिटर्न कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएगा? अल्फा चेन्स का नंबर बढ़ जाएगा। अब होगा क्या? ये ज्यादा जो अल्फा चेन्स बनती हैं, ये इकट्ठे एक साथ नहीं जुड़ती, टेट्रामर नहीं बनाती हैं। तो दिस अल्फा चेन्स डू नॉट फॉर्म टेट्रामर। क्या करती हैं ये? दे get deposited over RBC membrane and starts degrading it. ठीक है, एक्सेस वाली क्या करती हैं? यहाँ पर टेट्रामर नहीं बनाती हैं, आरबीसी के ऊपर जाकर के चिपक जाती हैं और उसको आरबीसी को तोड़ने लगती हैं और कुछ टॉक्सिक डेरिवेटिव बना लेती हैं। एक तो ऑलरेडी अल्फा चेन्स बन नहीं रहे, जो बनी अच्छी खासी आरबीसी, तुम उनको तोड़ने लग रहे हो। खून की कमी, उसको बोलते हैं एनीमिया। यहाँ पर क्यों हो रही खून की कमी? क्योंकि अल्फा की चेन्स नहीं बन रही, अल्फा थैलेसीमिया। किसी में बीटा की चेन्स नहीं बन रही तो बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो यहाँ पर बनती नहीं है, इसलिए क्वांटिटी में प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। सो दैट इज व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिकल सेल 1। ठीक है, और जीन्स का भी फर्क है। वहां पर जो जीन्स थी वो डिफरेंट है, यहाँ पर जो जीन्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, बीमारी दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा? आपको रीडिंग लगा के आनी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, कुछ एनसीईआरटीज के स्क्रीनशॉट्स और पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, जो बीच का पार्ट था, बट मैं उसको आखिर में पढ़ाऊंगी। तो आपको यहाँ तक रिवाइज करके आना है। डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दी प्रैक्टिस शीट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।